हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो हमारी चल रही थी। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करंट अफेयर्स का मतलब केवल करंट अफेयर्स नहीं समझना, करंट अफेयर्स का मतलब पूरा जनरल स्टडीज़ होता है। जीएस में वही क्वेश्चंस मेनली, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी खासकर वही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी जो जीएस में जो किसी वजह से न्यूज़ में रहे हो। तो हमें ना करंट अफेयर्स से जोड़कर जनरल स्टडीज़ को पूरा का पूरा पढ़ना है, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। सो स्टैटिक जीके के साथ साथ ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि करंट अफेयर्स से जोड़ के नहीं करते। तो इसलिए एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्होंने पढ़े ही नहीं होते हैं, या उन्हें ठीक से उसकी नॉलेज नहीं होती, तो वो उसमें फिर एक्यूरेसी आउट हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में काफ़ी क्वेश्चंस आपको बीच बीच में रिपीटेड में मिलेंगे, ताकि जो ये रिविज़न वगैरह आपका हो सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है तैयारी करते हुए रिविज़न सबसे ज़्यादा करना। सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते हैं, रिवीजन कम करते हैं और नई नई चीज़ें सर्च करते रहते हैं। तो हमें रिवीजन बार बार करते रहना है, तो इसलिए बीच बीच में जो हमने पुरानी कोई वीडियो में करा होगा क्वेश्चन, वो भी बीच बीच में आते रहेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम क्या होती है? सरकार की 60 साल की नौकरी करने के बाद सरकार जो सरकारी नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन देती है। तो 2003-04 से पहले, खासकर अगर हम बात करें 2004 से पहले, 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, उसमें सरकार अपनी जेब से एक तरीके से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देती थी। लेकिन 2004 के बाद ज़्यादातर विभागों ने सरकार में, जैसे डिफेंस फोर्सेज है, उसमें तो नहीं लगा न्यू पेंशन स्कीम, तो उसमें तो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चल रही है। तो ज़्यादातर विभागों में, स्टेट या सेंटर में, न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई, न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी, उनकी सैलरी से बेसिक प्लस डीए का 10% कटता रहेगा, उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी न्यू पेंशन स्कीम में। 60 साल की उम्र तक ऐसे ही चलेगा, और पैसा सरकार जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और फिर उसी पैसे से 60 साल की उम्र के उसकी जो भी वैल्यू थी उसके हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अब कई लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। आंदोलन चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। ये भी एक रिस्क था कि अगर शेयर मार्केट, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड हो गया, तो मार्केट अगर क्रैश हुआ या कुछ हुआ तो उस हिसाब से क्या पता पेंशन ना मिल पाए। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से क्या होता है कि 60 साल की उम्र के बाद जो पेंशन होती है, जो सैलरी होती है पिछले 1 साल की, रिटायरमेंट से जस्ट पहले की, उसकी एवरेज सैलरी जो होती है ना, उसका 50%, मतलब लगभग 50% पेंशन मिल जाती है। अगर किसी ने 80,000 सैलरी ड्रॉ करी थी, लगभग 40,000 के करीब पेंशन मिल जाती है, ठीक है। तो न्यू पेंशन स्कीम में तो अपने ही पैसे से पेंशन हमें मिलनी थी, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो सरकार वो कर रही थी, ठीक है। अब क्योंकि आंदोलन चल रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड हो रही थी, तो 1 अप्रैल 2025 से मोदी सरकार ने बोला कि यूपीएस होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी। 1 अप्रैल 2025, ये डेट याद रखना है, ये एक ऑप्शनल है। तो न्यू पेंशन स्कीम वाले जो हैं वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। इसमें सरकार श्योरिटी दे रही है, मतलब जो डिमांड कर रहे थे, लोगों के डाउट्स थे कि हमें 50% पेंशन मिल भी पाएगी कि नहीं, सरकार ये श्योरिटी दे रही है कि हम कम से कम एश्योरिटी देते हैं कि 50% पेंशन आपको मिलेगी मिलेगी। मतलब अगर एनपीएस के थ्रू मार्केट के साथ लिंक आपका 50% नहीं बनता है, तो सरकार अपनी जेब से देगी, कैसे भी देगी, तो एक श्योरिटी हो जाएगी। तो इसलिए ये न्यूज़ में है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसके अलावा विच आर द फॉलोइंग, तो इसका हमारा आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करी है, क्योंकि इसमें पैसा प्रोवाइड करना है, सैलरी वगैरह देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद हैविंग प्रेजेंटेड द मैक्सिमम टाइम्स ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट। तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करा है। मोरारजी देसाई 10 बार, ठीक है, 10 बार बजट प्रेजेंट करा है। ये मोरारजी देसाई ने पहले कांग्रेस की सरकारों में ही बजट प्रेजेंट करा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फिर ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे, जनता पार्टी बनाई गई, और फिर ये प्रधानमंत्री भी बने थे 1977 में, ठीक है। 1977 से 79 पहली बार जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देश में आई, तो उसको लीड करा था, तो ये प्रधानमंत्री थे उस समय। हालांकि ये थे कांग्रेस के ही, बाद में जनता पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो
मोरारजी देसाई हैं 10 बार। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का ए आंसर है आर के शनमुखन शेट्टी। आर के शनमुखन शेट्टी, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहली बार बजट प्रेजेंट करा था 1947। 26 नवंबर 1947 को पहली बार बजट प्रेजेंट करा था और ये हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है, आर के शनमुखन शेट्टी। तो ए हमारा इसका आंसर ऑप्शन है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? देखिए टैक्सेस को अगर हम बात करें, मोटा मोटा डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आपको बस इतना बेसिक सा डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर लगता है, जब हम कमाते हैं हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर लगता है। जब भी हम खर्चा करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करा, होटल में जाके खाया, कहीं भी हम कुछ भी खर्च कर रहे हैं, पैसा जेब से जा रहा है, तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स इनकम है तो ये जाहिर सी बात है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें इनकम टैक्स भी होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब रिलायंस, टाटा, बिरला, इनकी कंपनीज को जितना प्रॉफिट होता है तो वो उनकी इनकम होती है कंपनीज की, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। कैपिटल गेन टैक्स, पता हमारी इनकम के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो इनकम के सोर्सेज मतलब कैपिटल गेन से भी हो सकता है, जैसे हमने शेयर मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीदा 2,500 का, 3,000 का बेच दिया तो 500 रुपये का कैपिटल गेन है, तो वो इनकम ही होता है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, वो क्योंकि हमने अर्न करे हैं 500 रुपये। तो बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें डायरेक्ट टैक्स पूछे हैं, टैक्स लेविड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है ए आंसर है। यहाँ तो ये खर्चा है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम खरीदेंगे तब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे। तो ए हमारा आंसर ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा है, लॉजिकल था क्वेश्चन। हाँ, डील्स विद टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। तो टैक्सेशन और जो है हमारा एक्सपेंडिचर डिसीजन वो फिस्कल पॉलिसी होता है। फिस्कल वर्ड कहीं भी आए, फिस्कल वर्ड कहीं भी आए उसका मतलब रिलेटेड टू टैक्सेस होता है, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस जो रिसिप्ट होती हैं उससे जुड़ा हुआ वर्ड होता है फिस्कल वर्ड। जैसे हम बोलते हैं फिस्कल ईयर, तो फिस्कल ईयर मतलब वो वाला ईयर, फिस्कल ईयर जिसमें हम टैक्सेस की कैलकुलेशन होनी है। तो 1 अप्रैल फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी, या कई बार होता है फिस्कल डेफिसिट, आपने वर्ड सुना होगा फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार टैक्सेस से जो कलेक्ट कर रही है ये तो ज़्यादा है, मोर है, तो ये सॉरी लेस है, टैक्सेस से कलेक्ट जो कर रही है, और एक्सपेंडिचर मोर है, तो फिर हमारी ना बोरिंग रिक्वायरमेंट हो जाती है। जब टैक्सेस से कलेक्शन कम हो रहा हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो हमारी ना बोरिंग रिक्वायरमेंट हो जाती है इस केस में, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट हम बोरिंग बोलते हैं। कई बार फिस्कल कंसोलिडेशन वर्ड भी यूज होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सरकार जब अपने जो टैक्सेस जो कलेक्शन हो रहा है ना उसको कंसोलिडेट कर रही है और बेहतर टैक्स का कलेक्शन हो रहा हो और एक्सपेंडिचर सही तरीके से कर रही है, तो फिस्कल कंसोलिडेशन है, मतलब ये बोरिंग रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर इसका तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमरी गोल ऑफ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये इसमें क्या है कि रूफटॉप सोलर लोगों की मतलब स्कीम है कि कम से कम 1 करोड़ घरों में उनकी छतों में रूफटॉप पैनल लगाए जाएं, ठीक है, सोलर पैनल। उससे क्या है कि सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये इससे क्या होगा कि क्योंकि इंडिया में ना 60% से ज़्यादा बिजली कोयले से ही बनती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कोल से बिजली बनाना थोड़ा कम हो जाएगा अपने आप ही और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। तो रूफटॉप सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसे हम सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस स्कीम में लगभग जब हम रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं तो 2 लाख के करीब का खर्चा है, 2-2.25 लाख ऐसी अराउंड खर्चा है रूफटॉप सोलर लगाने पर। उसमें सरकार लगभग 1.25 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है, तो 60% के करीब सब्सिडी तो सरकार दे रही है, ठीक है। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट अलग अलग स्कीम है। 300 यूनिट तक पर मंथ बिजली मुफ्त हो सकती है, जो सोलर एनर्जी से बिजली बन सकती है 300 यूनिट पर मंथ। तो उससे हमारा बिजली का बिल 0 भी हो सकता है। तो ये इसलिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है जिसमें सरकार सब्सिडी वगैरह दे रही है 1.25 लाख तक,
ठीक है, और 2-2.25 लाख तक का टोटल खर्चा है, उसमें से 1.25 लाख सब्सिडी है, तो 70-80 हज़ार के करीब इंडिविजुअल को खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए भी लोन वगैरह भी बैंक से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय, जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बी हमारा आंसर है। जीएसटी काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में है जीएसटी काउंसिल, और इसमें जीएसटी काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सारे स्टेट 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करता है। उसमें ये सब डिसाइड किया जाता है किन चीज़ों को 5% वाले जीएसटी स्लैब में डालना है, 12%, 18%, 28% वाले स्लैब में डालना है। तो यही सब इसमें डिसीजन लिया जाता है कलेक्टिवली, एक टीम की तरह। तो ये जीएसटी काउंसिल फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बी हमारा आंसर है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो मेनली ब्रेन है, जो भी प्लानिंग वगैरह करना, डिस्कशन वगैरह करना, बजट प्रिपेयर करना, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ना डिपार्टमेंट कई बार पूछा गया है, मिनिस्ट्री पूछते हैं तो बहुत ही लड्डू हो जाता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो नॉर्मली सबको पता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर पूछे एलोकेशन ऑफ फूड सब्सिडीज इन द बजट, तो एलोकेशन ऑफ फूड सब्सिडीज हमारा बी आंसर है। 2 लाख करोड़ के करीब सब्सिडी है, 2 लाख करोड़। एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं भी याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रफ एक अंदाजा होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि कितना है। तो 2 लाख करोड़ के करीब है फूड सब्सिडी, और 2 लाख करोड़ टोटल सब्सिडी हमारी 4.25 लाख के करोड़ के करीब है। सब्सिडी सरकार फूड में यहाँ पर मतलब कई चीज़ों में देती है। फूड में मतलब राशन की दुकानों में गेहूं जैसे 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो मिल रहा है। सरकार तो एमएसपी में किसानों से महंगे में खरीद रही है, 18 रुपये 20 रुपये किलो और 2-3 रुपये किलो में दे रही है। तो वो सारा पैसा सरकार अपनी जेब से पे कर रही है। तो फूड में ही सबसे ज़्यादा, राशन की दुकानें आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा होगी। इतना सस्ता गेहूं चावल कहाँ मिल रहा है, 2 रुपये 3 रुपये किलो। और प्रधानमंत्री मुफ्त ये जो योजना चल रही है कोविड के बाद से, इसमें तो 2 रुपये 3 रुपये भी नहीं ले रहे हैं। जो बीपीएल फैमिलीज हैं वो फ्री में ही दे रहे हैं राशन, ठीक है। तो इतना कहाँ मिल रहा है, तो सरकार अपनी जेब से दे रही है। तो फूड सब्सिडी काफ़ी अच्छी खासी है। उसके अलावा सब्सिडी कई टाइप की हो सकती है। फूड के अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी देती है सरकार, लेकिन उसका टोटल वैल्यूएशन देखें तो वो काफ़ी कम है। मोदी सरकार ने काफ़ी कम भी कर दिया है। और उसके अलावा और भी कई तरीके की सब्सिडीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, किसानों को दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी है, सीड सब्सिडी है, तो कई अलग अलग तरीके की सब्सिडी है जो दी जाती है। सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज हमारे पास क्या होते हैं, ये सेंट्रल डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है। देखिए हमारे पास एक होता है डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल का मतलब है, डिविजिबल पूल में वो वाला पैसा जाता है जो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटता है। सेंटर स्टेट के बीच में स्टेट को 41% मिलता है 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, और सेंटर को 59% मिलता है, ठीक है। डिविजिबल पूल में जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब जाता है। मतलब सरकार के पास जो भी पैसा कलेक्ट होता है ना टैक्सेस के फॉर्म में, उसमें से 41% स्टेट को मिल जाता है। ये डिविजिबल पूल, इसे नाम से ही पता चला डिविजिबल पूल बटेगा वो सेंटर स्टेट के बीच में। लेकिन ये सेस और सरचार्ज, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे किसी का नेट जितना इनकम टैक्स बन रहा होता है उसके ऊपर 4% एजुकेशन एंड जो है एग्रीकल्चर सेस होता है, 4%। वो ओनली ये जो सेस ओनली सेंटर गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। वो सेंटर गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटती ही नहीं है। सरचार्ज क्या होता है कि जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स बन रहा हो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम के ऊपर, उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, अमीरों को ज़्यादा टैक्स, तो सरचार्ज बोलते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स होता है बेसिकली सरचार्ज। वो सेंटर गवर्नमेंट को ही बिलोंग करता है, वो बांटते ही नहीं है। तो ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग पल्सेस। इसमें तोर है, मसूर है, उड़द है, तो इसमें दालें हैं जिसमें सरकार ने अनाउंस करा है कि ये 2 एजेंसीज खरीदेंगी, नाफेड और एनसीसीएफ, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन फॉर उसके डेवलपमेंट का है। तो ये किसानों से ना अलग अलग फूड ग्रेन्स वगैरह परचेज करता है। तो हमारा मतलब नाफेड की फुल फॉर्म एक तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जो कि प्रोक्योर करता है अलग अलग फूड ग्रेन्स वगैरह किसानों से, जो मेनली एमएसपी में कवर नहीं होते, तो ये खरीद रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा एनसीसीएफ भी है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों परचेज करेंगे, तो सी इसका आंसर है। उसके अलावा हमारे पास 31, इफ द
इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू पास अ बजट इन द लोकसभा, अगर सरकार बजट पास नहीं कर पाती तो फिर रिजाइन करना पड़ता है सरकार को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पास नहीं कर पाते तो रिजाइन करना पड़ता है सरकार को, क्योंकि इसका मतलब होता है कि सरकार के पास नंबर नहीं है लोकसभा में, प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, 272 प्लस चाहिए, और सरकार बजट पास तक नहीं करवा रही, इसका मतलब 272 से कम नंबर है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 नंबर तो चाहिए ही होता है, ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि बजट पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना है, तो हमारा सी ऑप्शन आ जाता है 31 का, ठीक है। हाँ, उसके अलावा 32, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो हमें समझना है कि रिसिप्ट की अगर बात करें ना, गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव कर रहा है रिसिप्ट, एक तो रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। यहां पर हम एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो वाली रिसिप्ट होती है जिसका ना नॉट रिलेटेड टू, नॉर्मली नॉट रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी, मतलब नॉट रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी, मतलब एसेट लायबिलिटी जो है ना इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। नॉट इंक्रीज डिक्रीज ऐसा लिखते हैं, नॉट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की वो होती हैं जिससे एसेट लायबिलिटी ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स है, मतलब ये प्योर इनकम है सरकार की, जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स है, इसने ये सरकार ने उधार तो लिया नहीं है, तो सरकार की कमाई है प्योर। सरकार ने किसी के ऊपर पेनल्टी लगा दी, फाइन लगा दिया, ठीक है, सरकार को मान लो कि उससे प्रॉफिट मिला गवर्नमेंट कंपनीज से, डिविडेंड वगैरह, तो वो सब सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जिससे कि एसेट रिडक्शन होता हो, एसेट रिडक्शन, और लायबिलिटी इंक्रीज होती हो सरकार की, बोझ बढ़ता हो, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। मतलब लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, लोन लिया सरकार ने वर्ल्ड बैंक IMF कहीं से भी, तो सरकार की जो बोरोइंग है, लोन मतलब बोरोइंग, ठीक है, सरकार की बोरोइंग है तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, सरकार उधार ले रही है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है जिन चीज़ों से, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट में बोलते हैं, वो वाली रिसिप्ट जिनसे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब हम लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो लायबिलिटी है, हमने वापस करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, तो वो हमारा जो है कैपिटल रिसिप्ट में आता है। एसेट रिडक्शन का मतलब है कि जब भारत सरकार अपने एसेट्स को बेच दे, जैसे ONGC में सरकार के पास 60% शेयर है, 2% शेयर बेच दिए, 58% रह गए। एग्जाम्पल, ONGC में गवर्नमेंट के पास 60% शेयर है और गवर्नमेंट ने 2% शेयर की सेल कर दी, तो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आएंगे ना कुछ, तो वाली रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एसेट रिडक्शन हुआ। ONGC में शेयर्स गवर्नमेंट के एसेट्स थे, तो सरकार ने अपने एसेट रिडक्शन कर दिया, 60% से एसेट हमारे 58% हो गए ONGC में, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में अपने शेयर का डाइल्यूशन करती है, अपनी होल्डिंग डिक्रीज करती है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीज कैपिटल रिसिप्ट में आती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा, बोरिंग, अब देखो, नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, इसका मतलब हमें चेक करना है वो जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट हो, जिससे लायबिलिटी में कोई फर्क ना पड़ता हो, तो सी हमारा आंसर है। प्रॉफिट ऑफ PSEs, इससे लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सरकार ने कमाया है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीज से क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीज से सरकार के एसेट रिडक्शन हो रहे हैं। रिकवरी ऑफ लोन भी एसेट रिडक्शन हो रहे हैं। रिकवरी ऑफ लोन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया हुआ है और उसमें इंटरेस्ट कमा रहा होता है, और लोन की रिकवरी हो जाए तो इंटरेस्ट कमाना बंद हो जाता है, तो थोड़ा नुकसान हो जाता है इंटरेस्ट का। तो वो एसेट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जो लोन दे रही है, खुद लोन ले रही है वो तो लायबिलिटी है, लेकिन स्टेट को दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एसेट है, ठीक है। तो इसलिए अब बोरिंग लायबिलिटी होता ही है, इसलिए सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, ये जनमन स्कीम जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है PVTG, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये वो वाले ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग हैं जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन बिल्कुल कटे हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल अलग कल्चर है, यूनिक, बिल्कुल अलग, ठीक है। तो उनके लिए बहुत गरीबी में, अलग अलग बहुत प्रॉब्लम में भी लाइफ जी रहे हैं वो कई लोग, ठीक है।
तो उनको पक्का मकान बनाना, उनको गवर्नमेंट अपनी अलग अलग स्कीम्स में कवर करेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ट्राइबल कम्युनिटी का है, तो सी हमारा आंसर हो जाता है। 34, इसमें इन 2025 यूनियन बजट मिडिल क्लास टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टैक्स थ्रू अ न्यू टैक्स स्लैब। तो 12 लाख तक मोदी सरकार ने ये बोला है कि कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जेम्प्ट कर लिया 12 लाख तक के इनकम के ऊपर। तो जिसकी इनकम 12 लाख है उससे कम है, हालांकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का भी किया हुआ है, तो मतलब किसी की इनकम 12,75,000 तक है तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, टोटल मार्केट बोरोइंग। टोटल मार्केट बोरोइंग जो भारत सरकार की है 14.82 लाख करोड़ है, लाख करोड़। तो आपको रफली याद रखना है, अगर पूरा एग्जैक्ट ना याद रखें तो 15 लाख करोड़ भी याद रख सकते हो कि 15 लाख करोड़ टोटल मार्केट बोरोइंग होंगी। मार्केट बोरोइंग मतलब फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसे, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मतलब भारत सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट है, भारत सरकार का खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं बोरिंग रिक्वायरमेंट, जो कि फिस्कल डेफिसिट होता है। तो इतनी मार्केट बोरिंग सरकार की रहेगी जो कि फिस्कल डेफिसिट है 15 लाख करोड़। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं करना, एग्जैक्ट फिगर याद करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, और कई चीज़ें बजट में आपको ये ध्यान रखना है कि एक रफली आपको अंदाजा होना चाहिए किस चीज़ में ज़्यादा किस चीज़ में कम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।